Hello students, welcome to the Chemistry Simplified. Today we are going to study spectroscopy part of your IR BSc Organic Chemistry paper, and in this video we are going to cover the IR spectroscopy as well as the NMR spectroscopy along with all the points which are there in your syllabus, and also at the end of this topic we are going to solve few problems based on IR and NMR spectroscopy. So I hope this video will be very useful for you for your upcoming examinations and also to boost your basic knowledge of spectroscopy, particularly IR spectroscopy and NMR spectroscopy. The video is going to be a lengthy, maybe of 2 hours, but in this video I have covered all the points which are essential for your examinations and to understand the basics of IR and NMR spectroscopy. So let's move on. We'll see the point-wise discussion on every aspect of your syllabus. तो सबसे पहले शुरू करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी इसको हम कहेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है फॉर स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो प्रिंसिपल है आईआर का ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है? ये डिपेंड रहता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन बाय ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या करते हैं? आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये जो आईआर रेडिएशन है वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो प्रोवाइड करेगा ये नर्ड्स ग्लोअर। अब ये नर्ड्स ग्लोअर क्या है? नर्ड्स ग्लोअर है ऑक्साइड्स ऑफ जिरकोनियम या फिर इथरियम या फिर इर्बियम। तो बेसिकली नर्ड्स ग्लोअर कैसे बनाते हैं? ये जो ऑक्साइड्स है उसको हम कॉम्प्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रॉड एंड इसको हम इलेक्ट्रिकली हीट करेंगे अप टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आईआर रेडिएशन इमिट करेगा। तो नर्ड्स ग्लोअर क्या है? इट इज द सोर्स ऑफ आईआर रेडिएशन। अब आईआर रेडिएशन की वेवलेंथ की रेंज क्या है? तो आईआर रेडिएशन की वेवलेंथ की रेंज है वो है 0.8 टू 200 माइक्रोन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान में रखना है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ आईआर रेडिएशन। तो आईआर रेडिएशन की रेंज है 0.8 टू 200 माइक्रोन। अब इसको भी हम स्प्लिट करेंगे। ये 0.8 टू 2.5 माइक्रोन का जो रेंज है इसको कहेंगे नियर आईआर रीजन। 15 से लेके 200 माइक्रोन तक का जो रेंज है इसको कहेंगे फार आईआर रीजन। और 2.5 टू 15 माइक्रोन की जो रेंज है इसको हम कहेंगे आईआर रेंज। बिकॉज इन रीजन में यानी 2.5 टू 15 माइक्रोन के रीजन में बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एब्सॉर्ब करते हैं। तो इस रीजन को 2.5 टू 15 माइक्रोन को बेसिकली हम आईआर रीजन कहेंगे। अगर हम इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर डिफाइन करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर ये जो 4000 से लेकर 667 सेंटीमीटर का जो रेंज है इसको हम कहेंगे आईआर रीजन। तो ये जो रेंज है वो आपको ध्यान में रखनी है। Now let's study the advantages of IR spectroscopy over the conventional methods. तो let's start from this first advantage. तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सैंपल जो है वो हमें बहुत कम लगता है। ओनली फ्यू मिलीग्राम्स ऑफ सैंपल इज रिक्वायर्ड। से 1 टू 10 मिलीग्राम, ये 1 टू 10 मिलीग्राम यानी बहुत ही कम अमाउंट रहता है। लेकिन अगर हम कन्वेंशनल मेथड्स देखेंगे, मतलब लेबोरेटरी में जाकर अगर हमें एनालिसिस करना है तो हमें ग्राम्स ऑफ कंपाउंड लगता है, 2 ग्राम 3 ग्राम इतना कंपाउंड हमें लगता है उसका एनालिसिस करने के लिए। लेकिन अगर हम सेम कंपाउंड का एनालिसिस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से अगर हम करना चाहे तो हमें सिर्फ फ्यू मिलीग्राम्स ऑफ सैंपल सफिशिएंट है। ये है पहला एनालिसिस, सॉरी पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज है कि टाइम जो है वो बहुत कम लगता है। मतलब 10 मिनट या फिर 15 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स ज्यादा से ज्यादा सफिशिएंट है हमें आईआर स्पेक्ट्रा लेने के लिए। लेकिन अगर हम कन्वेंशनल मेथड से एनालिसिस करेंगे तो हमें घंटे लग सकते हैं। तो ये जो दूसरा एडवांटेज है वो है टाइम्स के रिगार्ड्स में। तीसरा एडवांटेज है कि एक रिकॉर्ड बन जाता है, मतलब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर अगर हम किसी कंपाउंड का स्पेक्ट्रा लेते हैं तो उसका एक परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मिलती है जो कि हम आगे चल के एज अ रेफरेंस बोल के यूज कर सकते हैं। फोर्थ नंबर का जो एडवांटेज है वो है कि इट सेव्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ केमिकल्स एंड सॉल्वेंट। तो लेबोरेटरी में अगर हम जाते हैं एनालिसिस करते हैं तो वहां पर हमें बहुत सारे केमिकल्स लगेंगे, बहुत ज्यादा सॉल्वेंट लगेगा। तो इन सब की बचत होती है अगर हम आईआर स्पेक्ट्रा लेते हैं तो। सो फोर्थ एडवांटेज इज इट सेव्स अ क्वांटिटीज ऑफ लार्ज केमिकल्स एंड सॉल्वेंट्स।
एंड लास्ट का जो एडवांटेज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आईआर स्पेक्ट्रा लेने के लिए अगर सैंपल किसी भी फिजिकल स्टेट में है, यानी वो सॉलिड है तो भी चलेगा, लिक्विड है तो भी चलेगा, अगर वो सॉल्यूशन में है या इवन वो गैसियस फॉर्म में है तो भी चलेगा। लेकिन अगर हम कन्वेंशनल मेथड्स की बात करेंगे तो सॉलिड चलेगा, लिक्विड चलेगा, लेकिन गैसियस सैंपल का एनालिसिस हम लेबोरेटरी में करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए ये एक और बहुत ज्यादा एडवांटेज है कि सैंपल किसी भी फिजिकल स्टेट में है तो भी चलेगा हमें उसका आईआर स्पेक्ट्रा लेने के लिए। सो ऑल दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ओवर द कन्वेंशनल मेथड। अब हम बेसिक थियरी क्या है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले एक बात आप ध्यान में रख लो, वो बात है कि मॉलिक्यूल जो है वो रिजिड नहीं रहता। रिजिड यानी उसमें जो एटम्स या फिर बॉन्ड्स है वो फिक्स नहीं रहते, वो चेंज होते रहते हैं, मतलब वो वाइब्रेशन स्टेट में रहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड्स आर फ्लेक्सिबल एंड हेंस द एटम्स इन द मॉलिक्यूल वाइब्रेट्स इन डिफरेंट वे। ओके, तो मॉलिक्यूल में दो प्रकार के फंडामेंटल वाइब्रेशंस होते हैं। कौन से होते हैं? एक जो है वो है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और दूसरा जो है वो है बेंडिंग वाइब्रेशन। अब इसके जो नाम है स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, उसके ऊपर से ही आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस यानी एटम्स स्ट्रेच होते हैं, राइट। बेंडिंग वाइब्रेशन यानी एटम्स बेंड होते हैं। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस यानी द एटम्स आर डिस्प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द बॉन्ड, and bending vibrations yani the atoms are displaced out of the bond of axis. Okay, so they can move perpendicular to the bonds in bending vibrations. अब ये जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। सिमिलरली बेंडिंग वाइब्रेशंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक इन प्लेन वाइब्रेशन एंड दूसरा आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशंस। अब हम इस ये जो वाइब्रेशंस है उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे आगे। देखो, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। अब इसमें आप देख सकते हो कि जो एटम्स है वो सिमेट्रिकली स्ट्रेच हो रहे हैं, मतलब ये दो एटम इस डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहे हैं और ये दो एटम भी इस डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। सिमिलरली अगर डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब ये दो एटम इस डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहे हैं और ये दो एटम इस डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। अब तीसरा जो फंडामेंटल वाइब्रेशन है वो है सिमेट्रिकल बेंडिंग। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एटम भी इस साइड में बेंड हो रहा है और ये जो दूसरा एटम है वो भी इस साइड में बेंड हो रहा है, तो इसको हम सिमेट्रिकल बेंडिंग कहेंगे, यानी कि सीजर लाइक मूवमेंट है तो इसको हम सीजरिंग भी कहेंगे। जो नेक्स्ट फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है वो है देखो इसको हम अनसिमेट्रिकल बेंडिंग कहेंगे, बिकॉज ये जो एटम है वो इस साइड पे बेंड हो रहा है और ये भी इस साइड पे बेंड हो रहा है। सिमिलरली अगर ये दोनों भी इस साइड पे बेंड होते हैं तो भी हम इसे असिमेट्रिकल बेंडिंग कहेंगे, यानी रॉकिंग की तरफ ये मूवमेंट हो रही है, लाइक रॉकिंग, सो इसको हम रॉकिंग भी। और दो प्रकार के फंडामेंटल वाइब्रेशंस मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं, वो है एक है वैगिंग और दूसरा है ट्विस्टिंग। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको समझने के लिए आपको इमेजिन करना है। तो वैगिंग यानी क्या? सपोज ये दो एटम है, राइट, और ये दो एटम ऐसे है, तो दोनों भी अगर अबव द प्लेन जा रहे हैं, बिलो द प्लेन जा रहे हैं, अबव बिलो अबव बिलो, तो इसको हम कहेंगे वैगिंग, लाइक दिस। ओके, इसको कहेंगे हम वैगिंग। और सिमिलरली अगर ये दो एटम एक इस तरफ जा रहा है, ओके, और दूसरा इस तरफ जा रहा है, तो ये ट्विस्ट हो रहा है लाइक दिस, राइट। तो अगर ये ऐसा हो रहा है, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, तो इसको हम कहेंगे ट्विस्टिंग, राइट। और अगर दोनों भी साथ में, मतलब दोनों भी अबव द प्लेन जा रहे हैं या फिर दोनों भी बिलो द प्लेन जा रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे वैगिंग, राइट। इसको अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन एक्सप्लेन करने के लिए हमने साइन यूज किया है, तो प्लस साइन इज फॉर अबव द प्लेन एंड माइनस साइन इज यूज फॉर बिलो द प्लेन। तो ये सारे मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस, फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहते हैं। अब after discussion about the various fundamental modes of vibrations which are present in the molecule, अब हम ये जानेंगे कि मॉलिक्यूल
का हमें सिग्नल कब मिलता है आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर, राइट। तो हमें ये बात पता है कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो बेसिकली डिपेंड्स रहती है वाइब्रेशनल एक्साइटेशंस ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर। अब ये जो वाइब्रेशनल एक्साइटेशंस होते हैं मॉलिक्यूल में वो कब होते हैं वो हमें बेसिकली अब जानना है। देखो हमने शुरुआत में ही डिस्कशन किया कि मॉलिक्यूल जो है वो कम्प्लीटली रिजिड नहीं रहता, वो नॉन रिजिड रहता है, यानी उसमें के जो बॉन्ड रहते हैं, उसमें के जो एटम्स रहते हैं वो फ्लेक्सिबल रहते हैं, उसमें नेचुरली वाइब्रेशंस रहते हैं। अब ये नेचुरल वाइब्रेशंस रहते हैं तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी। अब वो फ्रीक्वेंसी जब आईआर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से मैच होती है तब मॉलिक्यूल क्या करता है, आईआर रेडिएशन अब्जॉर्ब करता है। अब आईआर रेडिएशन अब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, आईआर रेडिएशन अब्जॉर्ब होने के बाद मॉलिक्यूल जो है वो लोअर एक्साइटेशन स्टेट से यानी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चला जाता है। और जब वो हायर वाइब्रेशनल स्टेट में चला जाता है तब फिर से वो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में आ जाता है। लेकिन होता क्या है, जब वो हायर वाइब्रेशनल लेवल से लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में आता है तब वो जो रेडिएशन है उसने जो एब्जॉर्ब किया वाला रेडिएशन है उसको वो इमिट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। और जब भी वो रेडिएशन इमिट करता है तब हमें आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर एक सिग्नल मिलता है, उसको हम कहेंगे आईआर स्पेक्ट्रा। तो इस प्रोसेस से हमें आईआर स्पेक्ट्रा मिलता है। चलो अब आगे चलते हैं। एक बात तो हमें अब समझ में आई कि मॉलिक्यूल आईआर स्पेक्ट्रा हमें कब देता है, यानी जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है मॉलिक्यूल की उससे आईआर फ्रीक्वेंसी जब मैच होती है तब वो एब्जॉर्प्शन कर लेता है आईआर रीजन में से, और तब हमें आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर स्पेक्ट्रा मिलता है। अब वो जो आईआर स्पेक्ट्रम होता है उसका नेचर क्या होता है, कितने आईआर स्पेक्ट्रम हमें मिल सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ बैंड्स या फिर टोटल नंबर ऑफ आईआर स्पेक्ट्रा कितने हमें मिलते हैं, या वो जो आईआर स्पेक्ट्रा रहता है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आईआर स्पेक्ट्रा डिपेंड रहता है कि कितने एटम्स है मॉलिक्यूल में, राइट। और दूसरी जो चीज है वो है मॉलिक्यूल का शेप। तो नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ बैंड्स हमें आईआर स्पेक्ट्रा में मिलने वाले हैं। अब हम थोड़ा सा सोचेंगे कि मॉलिक्यूल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरा होता है डायटॉमिक मॉलिक्यूल। अब डायटॉमिक मॉलिक्यूल अगर है यानी दो एटम्स है मॉलिक्यूल में तब कितने सिग्नल हमें मिलेंगे, तब कितने बैंड हमें मिलेंगे। तो जब भी डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है तो ओनली वन एब्जॉर्प्शन बैंड इज पॉसिबल बिकॉज डायटोमिक मॉलिक्यूल हैव ओनली वन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो सिर्फ एक ही बैंड हमें मिलेगा अगर मॉलिक्यूल डायटोमिक है। अगर मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक है तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के भी दो प्रकार के होते हैं, एक लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरा नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वाइब्रेशंस है 3n-5। यहाँ पर ये n जो है वो है नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। तो अगर आपको कैलकुलेशंस करनी है कि कितने पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस हो सकते हैं मॉलिक्यूल में तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है 3n-5। अब ये फॉर्मूला किसके लिए है, लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए है। अब मॉलिक्यूल अगर नॉन लीनियर है यानी नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तब नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का जो फॉर्मूला है वो है 3n-6। तो ये फॉर्मूला आपको वहां पर यूज करना है। यहाँ पर भी n जो है वो है नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। तो एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि फ्रीक्वेंसी विच आर एब्जॉर्ब इन द आईआर स्पेक्ट्रा डिपेंड्स अपॉन अदर फैक्टर्स एज वेल। कौन से अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स यानी नेबरिंग ग्रुप कौन सा है, स्टेरिक इफेक्ट है कि नहीं उसमें, राइट। हेंस अगर पर्टिकुलर ग्रुप है, सपोज हाइड्रोक्सी ग्रुप है या फिर कार्बोनिल ग्रुप है या कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, तो उसका एब्जॉर्प्शन एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं रहता है हर वक्त। मतलब हर एक मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोक्सी ग्रुप एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा एक फिक्स रीजन में, राइट। अब थोड़ा सा एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं और उससे हम ये बात
एक्सप्लेन करते हैं, बात क्लियर करेंगे। सपोज ये वाटर का स्पेक्ट्रा है, तो ये जो एब्जॉर्प्शन है यहाँ का, मतलब नियर अबाउट 3200 सेंटीमीटर, ये जो एब्जॉर्प्शन है वो है ड्यू टू OH ग्रुप। ओके, अब आगे हम दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं। अब इसमें देखो यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन हमें जो दिख रहा है वो है OH ग्रुप की वजह से। तो नियर अबाउट जो रीजन रहता है वो सेम रहता है। और आईआर स्पेक्ट्रम का जो नेचर है वो क्या है, देखो एक एक्सिस पे है वेव नंबर और दूसरे एक्सिस पे है ट्रांसमिटेंस। और ये जो सिग्नल है वो हमें ड्यू टू द फंक्शनल ग्रुप, मॉलिक्यूल में जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसकी वजह से हमें ये सिग्नल्स। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द सिलेक्शन रूल इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हमने जो थियरी पढ़ी है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, उसके अकॉर्डिंग each transition in vibration energy level should result in an absorption band in IR spectrum, right? But ये होता नहीं है। However, the number of bands which are obtained are always less than predicted. ये क्यों होता है? Because all vibrations do not cause absorption of radiation. तो कौन से वाइब्रेशन रेडिएशन का absorption रिजल्ट करेंगे? तो इसको गवर्न करने के लिए एक सिलेक्शन रूल है, और वो सिलेक्शन रूल है ओनली दोज वाइब्रेशंस व्हिच रिजल्ट इन अनसिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कॉज द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। यानी जिस वाइब्रेशन की वजह से मॉलिक्यूल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है अनसिमेट्रिकली, उसी वाइब्रेशन की वजह से हमें आईआर स्पेक्ट्रम मिलेगा। बाकी के वाइब्रेशन की वजह से हमें आईआर स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। इट मीन्स वाइब्रेशन शुड रिजल्ट इन टेम्पररी चेंज इन डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट में टेम्पररी चेंज आना चाहिए उस वाइब्रेशन की वजह से, तभी जाकर हमें एब्जॉर्प्शन होगा रेडिएशन का, हमें सिग्नल मिलेगा आईआर के ऊपर, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इसको हम कहेंगे सिलेक्शन रूल फॉर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और सिलेक्शन रूल फॉर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इस सिलेक्शन रूल को थोड़ा सा हम अप्लाई करते हैं, एग्जांपल्स लेके हम इसको प्रूव करेंगे। अब जब हम होमोपोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, लाइक N2 Cl2 H2, ये सारे के सारे क्या है, होमोपोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो ये कोई भी चेंज इन डायपोल मोमेंट नहीं करते। अगर हम इनके वाइब्रेशन स्टडी करेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि इनके वाइब्रेशन की वजह से मॉलिक्यूल में अनसिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। इनके वाइब्रेशन की वजह से मॉलिक्यूल में टेम्पोरली डायपोल मोमेंट क्रिएट नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल है वो आईआर में एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, आईआर रेडिएशन में एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो होमोपोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है लाइक N2Cl2H2, दे आर नॉट आईआर active, they are IR inactive. Now let's see one more example to explain the selection rule in IR spectroscopy. Compare between chloromethane and tetrachloromethane. अगर हम दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि बोथ द स्ट्रक्चर्स आर टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल है और ये भी टेट्राहेड्रल है। लेकिन फर्क क्या है, देखो यहाँ पर जो क्लोरीन एटम है, ये क्लोरीन एटम और ये कार्बन के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड में, वो इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि we know chlorine is more electronegative as compared to the carbon. So the net flow of electron is in this direction towards chlorine. So this chlorine will acquire negative character and this carbon will acquire positive characters. अब अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखेंगे कंपैरिजन करके, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, राइट? तो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन की तरफ है, यानी जो चार्ज है इस मॉलिक्यूल का वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देयर इज अनसिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर दिस मॉलिक्यूल, देयर इज अ change in dipole moment in this molecule. So here the value of mu is 1.87. सिमिलरली अगर हम टेट्राफ्लोरोमीथेन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल है, और इस सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से नेट डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो है। यानी कि इस बॉन्ड में जो डायपोल मोमेंट है, वो डायपोल मोमेंट ये तीन बॉन्ड कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इसकी वजह से नेट डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो है। तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू सिमेट्रिकल नेचर ऑफ दिस कार्बन टेट्रा chloride, the vibrations will not cause any change in dipole moment. Hence, this molecule is not active in IR region. यानी CCl4 is not active in IR radiation region. सिमिलरली अगर हम क्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म के बारे में उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें ये
नजर में आता है कि ये मॉलिक्यूल जो है वो अनसिमेट्रिकल है, और इसकी वजह से इसमें परमानेंट डायपोल मूवमेंट है ड्यू टू अनसिमेट्रिकल वाइब्रेशंस। देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन डायपोल मोमेंट एंड देयरफॉर दिस क्लोरोमीथेन, या इसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहेंगे, ये एब्जॉर्ब करता है आयन रेडिएशन, और इसकी वजह से हमें सिग्नल मिलता है आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे क्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन में, तो टेट्राक्लोरोमीथेन इज आयर इनएक्टिव वेयरएज क्लोरोमीथेन इज आयर एक्टिव। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो है फिंगरप्रिंट रीजन। अब इसको पढ़ने से पहले हम एक बात यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि दुनिया में इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन दो आदमी के फिंगरप्रिंट कभी भी सेम नहीं आते। अगर दो आदमी के फिंगरप्रिंट सेम है तो वो दो आदमी नहीं बल्कि एक ही आदमी है, और अगर वो डिफरेंट है यानी दो आदमी अलग है। अब इस कंसेप्ट का यूज यहाँ पर किया है। देखो, आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो 650 से लेकर 1350 सेंटीमीटर यूनिवर्स का जो रीजन है, ये वाला ये रीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी रीजन में नियर अबाउट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड का आयर स्पेक्ट्रा हमें मिलता है। तो जब हम दो अलग अलग कंपाउंड का आईआर स्पेक्ट्रा लेते हैं इस रीजन में, तो वो आईआर स्पेक्ट्रा कभी भी सेम नहीं आता, राइट। सो वी कैन कॉल इट एज अ फिंगरप्रिंट ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल है, अगर हमें आइडेंटिफाई करना है अगर दो मॉलिक्यूल सेम है या डिफरेंट है, तो हम उनका आईआर स्पेक्ट्रा लेंगे। सो टू आइडेंटिफाई द टू सैंपल्स वी कैन यूज द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमें क्या करना है, दो सैंपल लेने हैं, ओके। एक अननोन सैंपल और दूसरा अननोन सैंपल, दोनों का आईआर स्पेक्ट्रा हमें लेना है। अगर आईआर स्पेक्ट्रा सेम आता है नोन और अननोन सैंपल का, तो वो दो सैंपल एक ही मॉलिक्यूल जो है, राइट। और अगर आईआर स्पेक्ट्रा अलग अलग आता है तो वो दो मॉलिक्यूल सेम नहीं है, वो अलग है। तो इसी वजह से ये जो रीजन है 650 से लेकर 1350 सेंटीमीटर यूनिवर्स तक का, इसको हम फिंगरप्रिंट रीजन कहेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब फाइनली हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशंस देखेंगे। क्या यूज है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण यूज आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करने में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से, हमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से मॉलिक्यूल में कौन से फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा जो यूज है या फिर उसे आप एप्लीकेशन कह सकते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो ये है कि हम रिएक्शन का कोर्स स्टडी कर सकते हैं। मतलब हम लेबोरेटरी में जाकर कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन लगाते हैं और एक दो घंटे के बाद आते हैं, और हमें पता करना है कि वेदर रिएक्शन इज कंप्लीटेड और नॉट। तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट का सैंपल लेंगे, उसका आईआर स्पेक्ट्रा लेंगे, हम प्रोडक्ट का आईआर स्पेक्ट्रा लेंगे। अगर दो स्पेक्ट्रा सेम है, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। अगर दोनों स्पेक्ट्रा अलग है तो इसका मतलब रिएक्शन फ्री है, यानी कि हम रिएक्शन का कोर्स स्टडी कर सकते हैं वेदर रिएक्शन इज कंप्लीटेड और नॉट बाय यूजिंग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तीसरा जो एप्लीकेशन है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ प्यूरिटी ऑफ सैंपल। हमारे पास दो सैंपल है, या हमें चेक करना है वेदर द सैंपल्स आर प्योर और नॉट। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सैंपल है वो दोनों का स्पेक्ट्रा लेंगे, उसमें कुछ अनवांटेड सिग्नल आते हैं तो सैंपल जो है वो प्योर नहीं है, और अगर कुछ अनवांटेड सिग्नल नहीं आते हैं तो यानी कि सैंपल जो है वो प्योर है। Another important application of the IR spectroscopy is to determine the substitution type in benzene. You know, in disubstituted benzene, there are three types: ortho disubstituted, meta disubstituted, and para disubstituted. So we can identify these three substitution pattern by considering the IR spectra of that particular sample. So these are the four important applications of IR spectroscopy. So I will recap. To determine the structure of compound, particularly it will give information about the function group of that particular molecules. Then second application is to study the course of reaction, whether reaction is completed or not. We can get idea about by taking the spectra of reactant and product. Then we can determine the purity of the sample.
And the last application is we can determine the substitution pattern in the benzene, whether the benzene is ortho-disubstituted or para-disubstituted or meta-disubstituted. We can get the idea about the substitution pattern in the benzene. So these are the applications of IR spectroscopy. आगे इस टॉपिक में हम अब प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस या फिर उसे हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. Now let's see about the NMR spectroscopy. See, NMR spectroscopy is very, very important. And actually, this spectroscopy is widely used by the organic chemists all over the world. But you know, this spectroscopy was detected by the work group of Felix Bloch from the Stanford University and Edward Purcell from Harvard University at the end of year 1945. Basically, these two are the physics scientists. They discovered the NMR spectroscopy in the year 1945. And later on in the year 1952, both these Bloch and Purcell were jointly awarded by the Nobel Prize in Physics for their research on NMR spectroscopy. So basically, NMR spectroscopy is discovered by the scientists of physics and not by the scientists of chemistry. ये बात हमको पता नहीं रहती है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है. What is nuclear magnetic resonance spectroscopy? It is the very important, crucial technique used for the determining the structure of organic compounds. And it is said that with the invention of NMR spectroscopy, the research in organic chemistry has been drastically improved. The NMR spectroscopy can not only provide information about the structure of molecule, but it can also provide the information about the content and purity of the given sample. There are two types of the NMR spectroscopy. One is 1H NMR and another one is 13C NMR. They are widely used NMR techniques across the world. Now let's see the basic theory of NMR spectroscopy. NMR spectroscopy is a very important tool in determining the structure of organic molecules. It is based on the property called as nuclear spin. तो न्यूक्लियर स्पिन के ऊपर ये टेक्निक डिपेंड है. देखो, the nuclei of resultant atom spins and thus they generate the magnetic moment along the axis of the spin in certain atoms. जब भी न्यूक्लियस स्पिन होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है along the axis of the spin, right? When proton is taken as a nucleus, then it is called as proton magnetic resonance spectroscopy. Now, what is proton? Proton is the nucleus of hydrogen atom. तो हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है उसे हम प्रोटॉन कहते हैं. एंड व्हेन इट मूव्स अराउंड इटसेल्फ देन इट कैन एक्ट एज अ टाइनी बार मैग्नेट ड्यू टू द स्पिन. So when such proton is placed in an external magnetic field, its magnetic moment can be aligned with or against the external magnetic field. अब ये समझने की बात है कि प्रोटॉन जब मूव होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. अब वो उस प्रोटॉन को अगर हम उठाकर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है. आइदर द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट प्रोटॉन विल अलाइन like external magnetic field in the same direction of external magnetic field, or another possibility is the magnetic moment of that proton will align in the opposite direction of the external magnetic field. So the alignment of proton magnetic moment with external field is more stable than the against field. Up out of these two alignments, we can say that if the proton magnetic moment align in the same direction as like external magnetic field, then that is the stable arrangement as compared to the opposite alignment of that proton magnetic moment as compared to the external magnetic. Now ये तो हो गया अलाइनमेंट प्रोटॉन की. आइदर द प्रोटॉन मैग्नेटिक मोमेंट विल अलाइन according to the external magnetic field or opposite to the external magnetic field. But to change this alignment, we require the energy. So energy in the form of radiation is required to flip the proton from stable to less stable state. The energy is needed to flip the proton from one alignment to another alignment, and that energy depends upon the strength of external magnetic field. If the strength of magnetic field is higher, then the radiation of higher energy is required to flip the proton. अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो हमें रेडिएशन बहुत ज्यादा एनर्जी का लगेगा टू फ्लिप द प्रोटॉन फ्रॉम स्टेबल
to unstable or unstable to stable arrangement. This energy can be supplied by radiation in radio frequency range. अब ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन ये एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो अगर म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, देन that mu is equal to gamma h upon 2 pi. So where h is the strength of magnetic field and that gamma is the gyromagnetic. अब कौन से न्यूक्लियाई जो है वो एनएमआर एक्टिव है और कौन से नहीं है, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. सो द ओनली मैग्नेटिक न्यूक्लियाई दैट कंटेन्स द ऑड मास नंबर्स. अब इसके एग्जांपल्स क्या है? तो प्रोटॉन 11 है, कार्बन 13 6 है, फ्लोरीन 19 है, फास्फोरस 31 है, or odd atomic mass number like deuterium to nitrogen 14, they will give the NMR signal. मतलब कंडीशन क्या है? ऑड मास नंबर होना चाहिए या फिर ऑड एटॉमिक नंबर होना चाहिए, तभी जाकर वो जो न्यूक्लियाई है वो एनएमआर में एक्टिव है. लेकिन इवन एटॉमिक नंबर जिसका है या फिर इवन एटॉमिक मास जिसका है वो एनएमआर एक्टिव नहीं है. लाइक कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, these are non-magnetic nuclei. They will not generate the magnetic field around them and they are not active in NMR. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है. Now there are two types of NMR spectroscopy which are used to characterize the organic structure. The first type is H1 NMR. This is used to determine the type and number of hydrogen atoms in the molecule. And another type is carbon 13 NMR. This is used to determine the type of carbon atoms in the molecules. चलो अब आगे हम थोड़ा सा और एनएमआर का जो बेसिक है वो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. फिर देखेंगे कि एनएमआर का स्पेक्ट्रम कैसे होता है. So basically, the NMR spectrum is obtained by placing the substance in a magnetic field of constant strength and by passing the radiation of steadily changing frequency. ये एक तरीका है. और दूसरा तरीका है कि रेडिएशन फ्रीक्वेंसी जो है उसको स्टेडी रखना है, उसको कांस्टेंट रखना है और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज करनी है, वैरी करनी है. तो पहले मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ होता है प्रोटॉन के करीब या फिर किसी भी न्यूक्लियाई के नजदीक, जो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो ड्यू टू उसके स्पिन के वजह से हुआ होता है. और जब उसको उठाकर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सामने रखते हैं, सपोज प्रोटॉन को उठाकर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सामने रखते हैं, तो वहां पर दो पॉसिबिलिटीज होती है. आइदर जो प्रोटॉन का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी अलाइनमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल हो या फिर उसके अपोजिट हो. तो हमने पहले ये भी डिस्कस किया है कि जो पैरेलल अरेंजमेंट रहती है वो स्टेबल अरेंजमेंट रहती है रेदर देन अपोजिट अरेंजमेंट. तो ये जो अलाइनमेंट है प्रोटॉन की, उसको अगर हमें चेंज करना है, उसको अगर हमें फ्लिप करना है, तो हमें एनर्जी लगती है. और ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? ये एनर्जी प्रोवाइड करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस लेते हैं यानी प्रोटॉन लेते हैं, उसको रखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, और वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रहता है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो फिक्स रहती है, वो कांस्टेंट रहती है, राइट. और फिर हम रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन उसके ऊपर डालते हैं, वैरिंग वैरिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन उसके ऊपर हम डालते हैं. अब इससे क्या होता है, एट सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेडिएशन फ्रिक्वेंसी जो भी एनर्जी लगने वाली है प्रोटॉन को फ्लिप करने के लिए, वो एनर्जी वो रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन प्रोवाइड करेगा. और एट दैट पॉइंट वो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन की एनर्जी है, वो फ्रिक्वेंसी है, वो उस मॉलिक्यूल में एब्जॉर्ब होगी और फ्लिप हो जाएगा. और तब हमें एनएमआर स्पेक्ट्रम मिलता है. एनएमआर स्पेक्ट्रम यानी प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन वर्सेस द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. तो ये बेसिक प्रिंसिपल है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जो जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे किताबों में हम इसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन ये हमारे समझ में नहीं आता है. लेकिन ये बहुत ही सिंपल है. सिंपल तरीके से अगर आप इसे इमेजिन करोगे तो आपको ये जो बेसिक प्रिंसिपल है एनएमआर का वो समझ में आएगा. अब सभी प्रोटॉन जो रहते हैं वो सेम फील्ड स्ट्रेंथ पे एब्जॉर्ब नहीं करते. ऑल प्रोटॉन्स इन अ मॉलिक्यूल डू नॉट एब्जॉर्ब एट द सेम फील्ड स्ट्रेंथ बिकॉज सभी जो प्रोटॉन मॉलिक्यूल में रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं. द फ्रीक्वेंसी एट विच प्रोटॉन एब्जॉर्ब इट डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ. अब अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ में और इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ में क्या फर्क है? अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ यानी हमारी जो एक्सटर्नल मैग्नेट रहता है उसकी फील्ड स्ट्रेंथ, और इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ यानी मॉलिक्यूल में बहुत सारे प्रोटॉन रहेंगे
उन सारे प्रोटॉन की अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट्स रहेगी, और उन सब का मिलाकर जो एक इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ बनता है उसको हम कहेंगे इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ, राइट। वो जो इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड है? इट डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंट ऑफ प्रोटॉन्स। इन्वायरमेंट ऑफ प्रोटॉन मीन्स प्रोटॉन के नजदीक कौन से ग्रुप है, नजदीक कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उसके ऊपर वो डिपेंड रहता है, उसको कहते हैं हम इन्वायरमेंट ऑफ प्रोटॉन्स। Also, therefore, due to this region, different proton absorbs at different applied field strength। इस वजह से क्या होता है, हर एक प्रोटॉन अलग अलग फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करता है, बिकॉज हर एक प्रोटॉन जो है वो सेम नहीं रहता, अलग अलग प्रोटॉन्स रहते हैं। अब मॉलिक्यूल में जिस प्रोटॉन का, मतलब बहुत सारे प्रोटॉन है सपोज, और कुछ प्रोटॉन का इन्वायरमेंट जो है वो सेम रहेगा, कुछ प्रोटॉन का इन्वायरमेंट है वो अलग रहेगा। तो जो भी प्रोटॉन है जिनका इन्वायरमेंट, केमिकल इन्वायरमेंट सेम है, उसको हम इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहेंगे। और वो जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है वो सेम अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ पे अप्लाइड एब्जॉर्ब करते हैं। तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन, ये टर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसे कहेंगे इक्विवेलेंट प्रोटॉन? जिनका इन्वायरमेंट सेम है उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, और वो सारे इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स मिलाकर फ्रीक्वेंसी, एक ही फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेंगे। अब इसके विपरीत अगर प्रोटॉन्स है विथ डिफरेंट इन्वायरमेंट, तो उसको हम कहेंगे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। अब ये नेम इटसेल्फ इंडिकेट दैट नॉन इक्विवेलेंट मतलब वो अलग है, तो दे विल एब्जॉर्ब एट डिफरेंट अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ। वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड स्ट्रेंथ से अप्लाइड करेंगे या फिर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वो एब्जॉर्ब करेंगे। सो हम ये अल्टीमेटली कह सकते हैं कि from the number of NMR signals, we get the idea about the kinds of protons a molecule have। मॉलिक्यूल में कितने प्रकार के प्रोटॉन है उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, किससे? नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल से। सो एनएमआर सिग्नल्स की संख्या कितनी है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसी नंबर से हमें पता चलता है कि मॉलिक्यूल में कितने प्रकार के प्रोटॉन है। अब ये जो कंसेप्ट है इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का, इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल्स लेके यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको ये बात ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आए। तो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ इथाइल ब्रोमाइड। अब इथाइल ब्रोमाइड में कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं, ये हमें सबसे पहले देखना है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कार्बन है यहाँ का, यहाँ तीन हाइड्रोजन, तीन प्रोटॉन है, तो इसको सपोज ए सेट ऑफ प्रोटॉन कहेंगे, और इसको हम बी सेट ऑफ प्रोटॉन कहेंगे। अब ए एंड बी ये अलग अलग प्रोटॉन है, क्योंकि इस CH3 यानी ये जो तीन प्रोटॉन है उसके नजदीक CH2 ग्रुप है, और ये जो टू प्रोटॉन है CH2 के, उसके नजदीक एक CH3 है और एक Br भी है। यानी इन दोनों प्रोटॉन का इन्वायरमेंट जो है, केमिकल इन्वायरमेंट, वो अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दो प्रकार के प्रोटॉन है, देयर आर टू सेट्स ऑफ प्रोटॉन्स। तो अल्टीमेटली हमें सिग्नल कितने मिलने चाहिए एनएमआर में? तो दो एनएमआर सिग्नल हमें मिलने चाहिए। तो इथाइल ब्रोमाइड विल शो टू एनएमआर सिग्नल्स। सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल। सपोज हमने एन प्रोपाइल क्लोराइड लिया है, तो यहाँ पर कितने प्रकार के प्रोटॉन है देखो। यहाँ पर सपोज ये जो कार्बन है, इसको जो तीन प्रोटॉन अटैच है इसको हम ए प्रोटॉन कहेंगे। ये जो कार्बन है यहाँ पर जो दो प्रोटॉन अटैच है इसको हम बी प्रोटॉन कहेंगे। ये जो कार्बन है यहाँ पर जो प्रोटॉन है इसको हम सी प्रोटॉन कहेंगे। तो यहाँ पर तीन अलग अलग प्रकार के प्रोटॉन है, तीन अलग अलग प्रकार के। सो थ्री नॉन इक्विवेलेंट सेट्स ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर। So how many signals we can expect from the NMR? We can expect three NMR signal. So we get three NMR signal over here. Then again another example we will see. Suppose this is ethyl alcohol। तो यहाँ पर हमें ये जो CH3 है इसके प्रोटॉन, इसको हम ए सेट ऑफ प्रोटॉन कहेंगे। ये जो बी है CH2, यहाँ पर हम दो प्रकार के प्रोटॉन कहेंगे, और ये हाइड्रोक्सी का जो प्रोटॉन है इसको भी हम सी प्रोटॉन कहेंगे। तो यहाँ पर हमें तीन एनएमआर सिग्नल एक्सपेक्टेड है एक्चुअली, राइट। तो यहाँ पर 3 NMR सिग्नल आपको ध्यान में रखना है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। सो जितने टाइप के प्रोटॉन है उतने एनएमआर सिग्नल हमें मिलने वाले हैं। अगर थ्री टाइप्स ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है तो हमें तीन सिग्नल मिलेंगे। अगर दो प्रकार के प्रोटॉन है तो हमें दो सिग्नल मिलेंगे। तो जितने प्रकार के प्रोटॉन है उतने ही सिग्नल हमें मिलने वाले हैं। तो नंबर ऑफ सिग्नल से हमें पता चलता है कि मॉलिक्यूल में कितने प्रकार के प्रोटॉन है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको आपको ध्यान में रखना है।
अगला जो पॉइंट हम एनएमआर में डिस्कस करने वाले हैं वो है केमिकल शिफ्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं मॉलिक्यूल में, और वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन होते हैं क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट अलग अलग होता है। यानी हर एक प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट अलग अलग होता है नॉन इक्विवेलेंट सेट्स ऑफ प्रोटॉन में। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है प्रोटॉन का वो डिसाइड करेगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करनी है और सिग्नल देना है। So this electronic environment which is there in the surrounding of that proton will decide what frequency is to be absorbed from the radio frequency region and to give the signal. अब हम वो जो सिग्नल हमें मिलता है एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर, उसके पोजीशन के अनुसार, मतलब सिग्नल किस पोजीशन पे आया है, based upon that we can tell us about what kind of proton is present in the molecule. अब मॉलिक्यूल में बहुत सारे प्रकार के प्रोटॉन होते हैं, लाइक मॉलिक्यूल में एरोमेटिक प्रोटॉन्स होते हैं, एलिफेटिक प्रोटॉन्स होते हैं। एलिफेटिक प्रोटॉन में भी फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी प्रोटॉन होते हैं, बेंजाइलिक अलाइलिक प्रोटॉन्स होते हैं, विनाइलिक प्रोटॉन्स होते हैं, एसिटिलिनिक प्रोटॉन्स होते हैं। तो बहुत सारे प्रकार के प्रोटॉन्स मॉलिक्यूल में रहते हैं। तो हर एक प्रोटॉन का जो सिग्नल पोजीशन है वो स्पेसिफिक रहता है, और उस सिग्नल पोजीशन के ऊपर से हम डिसाइड करते हैं या हम बता सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोटॉन्स दैट मॉलिक्यूल हैव। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेट होते हैं मॉलिक्यूल के, और उस मॉलिक्यूल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। उसको हम इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी कहेंगे। अब ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इलेक्ट्रॉन की सर्कुलेशन की वजह से क्रिएट हुआ है, वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड को अपोज करता है, तो उस प्रोटॉन को हम कहेंगे शील्डेड प्रोटॉन्स। देखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये समझता नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बता रहा हूँ। देखो, मॉलिक्यूल में प्रोटॉन्स होते हैं, राइट। प्रोटॉन्स के बाजू में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स उसके सर्कुलेशन की वजह से एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, वो अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, तो वो प्रोटॉन जो है वो शील्डेड प्रोटॉन है। और इसके विपरीत, अगर वो इंड्यूस फील्ड रीइंफोर्स होता है अप्लाइड फील्ड से, तो उस प्रोटॉन को हम कहेंगे डीशील्डेड प्रोटॉन्स। तो ध्यान में आपको ये रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इंड्यूस फील्ड जनरेट होता है, वो फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड, इनकी डायरेक्शन अगर अपोजिट है, तो जो प्रोटॉन है उसे हम शील्डेड प्रोटॉन कहेंगे। और अगर इंड्यूस फील्ड और अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन सेम है, रीइंफोर्स है, तो उसको हम कहेंगे डी शील्डेड प्रोटॉन्स। अब शील्डेड प्रोटॉन्स जो है वो शील्ड है। क्यों शील्ड है? इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो शील्ड है। बिकॉज सपोज यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ पर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बाद में एक्सटर्नल फील्ड है। तो ये जो बीच में का इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को शील्ड करेगा। अब उसको अगर फ्लिप करना है उस प्रोटॉन को, तो हमें एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, या फिर हमें हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन लगेगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि शील्डेड प्रोटॉन जो है वो ज्यादा हायर अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड उसको लगता है एब्जॉर्प्शन कॉज करने के लिए। और अगर डीशील्डेड प्रोटॉन है तो वो लोअर अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ लगेगी उसको एब्जॉर्प्शन करने के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात कि एनएमआर एब्जॉर्प्शन जो है वो शिफ्ट होता है अप फील्ड। क्यों? ड्यू टू द डीशील्डिंग, वेयर एज एनएमआर एब्जॉर्प्शन शिफ्ट टू डाउन फील्ड ड्यू टू द डीशील्डिंग। अब ये अप फील्ड क्या है और डाउन फील्ड क्या है, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। अभी फिलहाल आप सिर्फ ये ध्यान में रखो कि ड्यू टू शील्डिंग देर इज अ शिफ्टिंग ऑफ एनएमआर सिग्नल टू द अप फील्ड रीजन, एंड ड्यू टू डीशील्डिंग देर इज अ शिफ्टिंग ऑफ एनएमआर सिग्नल टू द डाउन फील्ड रीजन। अब ये जो शिफ्टिंग है एनएमआर सिग्नल की कॉज बाय शील्डिंग और डीशील्डिंग, उसको हम कहेंगे केमिकल शिफ्ट। तो केमिकल शिफ्ट क्या है? शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ एनएमआर सिग्नल ड्यू टू शील्डिंग और डीशील्डिंग बाय इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो शील्डिंग क्या है, डीशील्डिंग क्या है, केमिकल शिफ्ट क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ये आपको ध्यान में रखने हैं।
इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द रेफरेंसेस स्टैंडर्ड यूज इन द एनएमआर। तो कौन सा रेफरेंस यूज करते हैं एनएमआर में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो टीएमएस यानी टेट्रा मिथाइल सिलेन, ये जो कंपाउंड है उसको एनएमआर में रेफरेंस कंसिडर करते हैं। वाई दिस इज कंसिडर्ड एज अ रेफरेंस, इसको भी हम डिस्कशन करेंगे आगे। तो फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है कि टीएमएस इज यूज एज अ रेफरेंस फॉर मेजरिंग द वैल्यूज ऑफ केमिकल शिफ्ट। अब ये जो केमिकल शिफ्ट है इसको हम कौन से यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, तो पार्ट्स पर मिलियन में करते हैं, पीपीएम। ओके, तो केमिकल शिफ्ट आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पीपीएम, और इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो केमिकल शिफ्ट्स आर एक्सप्रेस इन द यूनिट ऑफ पार्ट्स पर मिलियन ऑफ द टोटल अप्लाइड फील्ड। नाउ अभी मैंने कहा था कि क्यों टीएमएस को रेफरेंस यूज करते हैं एनएमआर में, उसका रीजन हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि ड्यू टू द लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सिलिकॉन, अब सिलिकॉन जो रहता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा कम रहती है। अब टीएमएस का हम अगर स्ट्रक्चर निकाले तो बीच में सिलिकॉन होगा और उसको 4 मिथाइल ग्रुप अटैच रहेंगे, 4 मिथाइल ग्रुप अटैच रहेंगे। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये सिलिकॉन क्या है, दिस इज द मेटल, सो इट इज हैविंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, सो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी जो है वो बहुत ही कम है। अब ड्यू टू दिस लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हाट हैपेंस, ये जो मिथाइल को जो प्रोटॉन अटैच है वो बहुत ही ज्यादा शिल्डेड प्रोटॉन्स है। ओके, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये सिलिकॉन को जो मिथाइल ग्रुप अटैच है उसके प्रोटॉन सबसे ज्यादा शिल्डेड है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द एनएमआर सिग्नल्स जो भी हम लेंगे दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के, वो डाउनफील्ड रीजन में आएंगे एज कंपेयर टू द सिग्नल फ्रॉम द टीएमएस। यानी कि टीएमएस से कम केमिकल शिफ्ट वाला सिग्नल हमें मिलेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, टीएमएस को जीरो कंसिडर करेंगे और उसको ही रेफरेंस कंसिडर करेंगे। बाकी सारे के सारे सिग्नल जो कि मिलेंगे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रोटॉन की वजह से, वो टीएमएस से दूर यानी कि डाउनफील्ड रीजन में हमें मिलने वाले हैं। राइट, the delta scale is used to measure the chemical shift value, and in which the position of TMS signal is considered as a 0 ppm। तो डेल्टा की जो स्केल है उसमें हम टीएमएस का जो सिग्नल है उसको हम 0 कंसिडर करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली बाकी के जो सिग्नल हमें मिलते हैं उसकी डेल्टा वैल्यू हम निकालेंगे। तो डेल्टा यानी केमिकल शिफ्ट इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड शिफ्ट इन हर्ट्ज डिवाइडेड बाय रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज इन हर्ट्ज। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम केमिकल शिफ्ट की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये डाउनफील्ड रीजन या फिर अपफील्ड रीजन क्या होता है। अभी हमने इसके बारे में बहुत डिस्कशन किया, लेकिन एक्चुअली डाउनफील्ड किसे कहते हैं या अपफील्ड किसे कहते हैं इसके बारे में अब हम देखेंगे। तो ये है एक टिपिकल एनएमआर स्पेक्ट्रम, जो कि सिर्फ सॉल्वेंट के पीक यहाँ पर है। तो ये जो पीक हमें मिला है यहाँ पर, ये वाला पीक जो है वो टीएमएस का पीक है। राइट, जो टीएमएस हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ये रेफरेंस है, आपको पता है। तो इसका जो पीक है वो 0 डेल्टा वैल्यू पे आया है। राइट, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 पीपीएम फॉर द टीएमएस। अब जो भी हम स्पेक्ट्रा लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उन सारे प्रोटॉन का जो सिग्नल है वो इसके दूर आ जाएगा, मतलब टीएमएस से दूर आ जाएगा। तो जो टीएमएस के नजदीक का रीजन है उसको हम कहेंगे अपफील्ड रीजन या फिर शील्डेड जोन। और टीएमएस से जितना भी आप दूर जाओ 10 के करीब, तो वो जो रीजन है उसको हम कहेंगे डाउनफील्ड रीजन या फिर डी शील्डेड रीजन। तो एज वी हैव स्टडीड अर्लियर दैट, अगर प्रोटॉन शील्डेड है तो उसको ज्यादा एनर्जी लगेगी फ्लिप करने के लिए, और अगर प्रोटॉन डी शील्डेड है तो उसको कम एनर्जी लगेगी फ्लिप करने के लिए। तो रिकॉर्डर जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव होता है, मतलब हमें जब स्पेक्ट्रा मिलता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर, तब वो लेफ्ट टू राइट स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखो, द पेन ऑफ रिकॉर्डर मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट because the deshielded protons are required less energy to resonate and to give the signal, so they will give the signal first। जितने भी deshielded protons रहेंगे मॉलिक्यूल में वो सबसे पहले सिग्नल देंगे, और उसके बाद जो शील्डेड प्रोटॉन्स है वो सिग्नल देंगे, क्योंकि शील्डेड प्रोटॉन्स को फ्लिप करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है। तो डीशील्डेड यानी अवे फ्रॉम द टीएमएस, एंड शील्डेड मीन्स टूवर्ड्स टीएमएस।
So towards 10 we can say de-shielded zone. So towards 0 we can say upfilled region or shielded region. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अपफिल्ड रीजन किसे कहेंगे या फिर डी-shielded और shielded जोन किसे कहेंगे, ये आपको ध्यान में रखना। हमने अभी डिस्कस किया था पिछले कुछ स्लाइड्स में कि अगर मॉलिक्यूल में इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है तो वो एक ही एनएमआर सिग्नल देंगे और उनकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो भी सेम रहेगी। ये आपको ध्यान में रखना है कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की डेल्टा की वैल्यू सेम रहेगी और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू अलग रहेगी। अब अनदर पैरामीटर जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनएमआर में वो ये है कि द एरिया अंडर the signal is directly proportional to the number of protons giving rise to signal। पहले तो एक बात हमें पता है कि जितने भी सिग्नल है उतने प्रकार के प्रोटॉन है मॉलिक्यूल में, लेकिन सिग्नल एक सिग्नल है सपोज, उसके अंदर का जो एरिया है वो डिसाइड करेगा कि एक प्रकार के कितने प्रोटॉन है। मतलब सपोज 3 सिग्नल हमें मिले हैं एनएमआर में, यानी कि 3 प्रकार के प्रोटॉन है, लेकिन अगर एक सिग्नल हमने कंसिडर किया और उसके अंदर का एरिया अगर हमने मेजर किया तो जितना बड़ा एरिया उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो आपको ये सेकंड पैरामीटर जो हमें एनएमआर में पता चलता है वो आपको ध्यान में रखना है कि द एरिया अंडर द सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिविंग राइज टू दैट सिग्नल। अब आगे हमें देखना है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन से सॉल्वेंट्स यूज करते हैं। तो लेट्स सी अबाउट द कॉमन सॉल्वेंट्स यूज्ड इन द एनएमआर spectroscopy। So carbon tetrachloride CCl4, then carbon disulfide, then deuterated chloroform, DMSO यानी dimethyl sulfoxide, hexachloroacetone, trifluoroacetic acid। So all these are the solvents which are used for taking the NMR spectra. Particularly CDCl3 and DMSO are the most common solvents which are used to take the NMR spectra। So these are the important solvent to take the NMR spectrum। तो एनएमआर स्पेक्ट्रम हम लेते हैं कंपाउंड का, तो उस वो जो सैंपल है उसको हम ये जो सॉल्वेंट है उसमें डिसॉल्व करना पड़ता है और फिर जाकर उस सैंपल का एनएमआर हमें लेना होता है। सो दीज आर द कॉमन सॉल्वेंट्स व्हिच आर यूज इन द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आपको ध्यान में रखना है। Now let's see about the factors affecting the chemical shift value। The most important factor which affect the chemical shift is the inductive effect। अब हमको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस आई इफेक्ट होता है और दूसरा माइनस आई इफेक्ट होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट। तो अगर प्रोटॉन है और उसको अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच है तो वहां पर माइनस आई इफेक्ट होगा और उस माइनस आई इफेक्ट की वजह से वो प्रोटॉन डी शील्ड होगा। और अगर प्रोटॉन डी शील्ड होता है तो वो एनएमआर का सिग्नल देगा डाउनफील्ड रीजन में, आपको ध्यान में रखना है। सिमिलरली अगर प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है यानी प्लस आई ग्रुप्स है तो वो ग्रुप्स उस प्रोटॉन को शील्ड करेंगे और उसकी वजह से जो सिग्नल मिलता है एनएमआर का वो मिलेगा अपफील्ड रीजन में। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ड्यू टू माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट the chemical shift value will appear in the downfield region। They will de-shield the proton, and due to plus I groups, the proton will be shielded and they will give signal in the upfield region। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे मिथानॉल का। ये मिथानॉल का स्ट्रक्चर है। तो जो प्रोटॉन्स अटैच है कार्बन को, तो ये जो OH ग्रुप है ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, राइट। सो ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ दिस OH ग्रुप ये जो प्रोटॉन है वो डीशील्ड होंगे। तो अगर हम देखा करें कि कितने सिग्नल पॉसिबल है, तो यहाँ पर दो प्रकार के प्रोटॉन है तो एनएमआर में हमें दो सिग्नल मिलेंगे। अगर हम मीथेन का यानी मीथेन के जो प्रोटॉन है ये CH3 वाले जो प्रोटॉन है उसकी डेल्टा वैल्यू अगर देखेंगे तो वो आएगी 3.4 ppm। बट अगर हम मीथेन का स्पेक्ट्रा लेंगे CH4 का तो वहां पर डेल्टा की वैल्यू आएंगी 0.9, यानी 0.9 से शिफ्ट होकर सिग्नल हमें मिला है 3.4 को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप है। तो ड्यू टू दिस माइनस आई इफेक्ट ऑफ दिस ऑक्सीजन, these protons are de-shielded and we get the signal at 3.4 ppm value. And this OH proton is highly de-shielded than this methyl proton and it will appear at a 4.8 ppm। Now there are few more examples that we will see. Consider here, suppose this is the
methane. Okay, then we have replaced one proton of this methane by chlorine. Here we have replaced two protons, and here we have replaced three protons. That means we have increased the minus I effect along the series. तो यहाँ पर अगर हम कंसिडर करेंगे केमिकल शिफ्ट वैल्यू तो वो आएगी 0.2 ppm पे। अब हम क्या करेंगे, ये प्रोटॉन रिप्लेस करेंगे क्लोरीन क्लोरीन से, तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा, यानी अब डेल्टा की वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो वो आएगी 3 ppm। अब हम एक और प्रोटॉन रिप्लेस करेंगे, राइट, तो अब हमें अगेन डेल्टा की वैल्यू मिलेंगी 5.3 ppm। अब यहाँ पर एक और प्रोटॉन हम रिप्लेस करने वाले, तो यहाँ पर हमें मिलेगी 3 क्लोरीन, तो ये जो प्रोटॉन है वो हाईली डिशिल्डेड रहेगा। ओके, तो इसकी जो वैल्यू है वो एकदम डाउनफील्ड रीजन में आएगी, तो वो कितनी आती है, तो वो आएगी 7.1 ppm। So this is the example which explains itself about what is the effect of inductive effect on the signal position or on the chemical shift value. So I think ये जो डिस्कशन है वो आपके समझ में आया है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। Second parameter which affect the value of chemical shift is anisotropic effect. It is also called as magnetic anisotropy. ये एनिसोट्रोपिक इफेक्ट होता क्या है, इट इज द इफेक्ट ऑफ करंट ड्यू टू द सर्कुलेशन ऑफ pi electrons in other parts of the molecule on shielding or de-shielding. Okay, and it depends upon the orientation of protons relative to the induced magnetic field. अब इसको हम सरल भाषा में एक्सप्लेन करना चाहे तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल रहता है उसमें अगर मल्टीपल बॉन्ड्स रहते हैं, यानी डबल बॉन्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं, फिर चाहे वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो या फिर एलिफेटिक हो, तो ड्यू टू द सर्कुलेशन ऑफ दैट पाई इलेक्ट्रॉन्स which are present in the molecule, there is another induced magnetic field which is generated around the movement of that electrons. So the induced field which is generated around the electrons is always opposite to the direction of circulation of electrons. Okay, so that induced field, due to the effect of that induced field, some protons in the molecule will experience different magnetic field strength, and some proton will experience different magnetic field strength. So this anisotropy, that means different in different direction. Anisotropy का मतलब होता है different properties in different direction. मॉलिक्यूल एक ही है लेकिन उस मॉलिक्यूल के अलग अलग पार्ट में अलग अलग प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड है, और अलग अलग प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो जो प्रोटॉन है वो अलग अलग केमिकल शेप की वैल्यू शो करने वाले हैं। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट जो है वो इजीली समझ में आएगा। एंड द फेमस एग्जांपल टू एक्सप्लेन मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी इज द बेंजीन। तो कंसिडर दिस बेंजीन। अब ये बेंजीन रिंग है, आप इसको कंसिडर करिए। ये जो दिख रहे हैं ये प्रोटॉन्स है, राइट, दीज आर द प्रोटॉन्स ऑफ दिस बेंजीन रिंग। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे सर्कुलेट हो रहे हैं इस बेंजीन रिंग में, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें सर्कुलेट हो रहे हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ड्यू टू द सर्कुलेशन ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो इस प्रकार से जनरेट होगा, राइट, इस प्रकार से वो जनरेट होगा, इन दिस वे, इस प्रकार से वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उसकी डायरेक्शन जो है वो इस प्रकार की है कि इसकी वजह से जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में वो अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करेंगे। दैट मीन्स सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन जो है वो इसके अपोजिट में आ रही है, और यहाँ पर भी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके अपोजिट में आ रही है। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम कहेंगे शील्डेड रीजन। तो शील्डेड रीजन कहाँ आता है, जहाँ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पर भी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो सेम है, मतलब एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड की और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है इस रीजन में। तो ये जो रीजन है इसको हम कहेंगे डी शील्डेड region. So due to the pi electrons, the electric field which is generated, that electric field opposes to the external magnetic field in few region, and it reinforces to the applied magnetic field in some region. So where there is a reinforcement of induced magnetic field and applied magnetic field, that region is known as the shielded region. And when there is a opposite alignment, that region is known as shielded रीजन। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो प्रोटॉन्स शील्डेड जोन में आते हैं दैट विल शो द केमिकल शिफ्ट वैल्यू इन द अपफिल रीजन, राइट।
then that means towards TNS. And the proton which comes in the downfield region, that is deshielded region, they will show the chemical shift value in the downfield region. So this is the effect of this magnetic anisotropy on the chemical shift value. Other example to explain the magnetic anisotropy is annuline. So this is the annuline. Annuline यानी बड़ी रिंग रहती है, बड़े एरोमेटिक कंपाउंड्स रह रहे हैं. सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो बेंजीन है, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड है. और अगर कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन संख्या अगर बहुत ज्यादा है, तो इसे हम कहेंगे एनुलिन. तो जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उतना एनुलिन से कहेंगे. सपोज यहाँ पर 18 कार्बन है, तो यहाँ पर हम इसे 18 एनुलिन कहेंगे. अब इस एनुलिन में दो प्रकार के प्रोटॉन है. एक इसको हम एक्सोसाइक्लिक प्रोटॉन्स कहेंगे, और इसको हम इंटीरियर प्रोटॉन्स कहेंगे, इंटरनल प्रोटॉन्स. ये इंटरनल प्रोटॉन्स है, ये एक्सटर्नल प्रोटॉन्स है, राइट. दीज आर द एक्सटर्नल प्रोटॉन, दीज आर द इंटरनल प्रोटॉन्स. Now, due to the circulation of these pi electrons, the electric field is generated, will be generated here. Now, if we see the direction of this electric field and the applied electric field, then in this region, the protons are shielded. That means inner protons are shielded and outer protons are de-shielded. So we can say that the 12 protons which are exterior are de-shielded like aryl protons, and the interior protons, how many interior protons are there? Six interior protons are there. They are strongly shielded. So they will oppose the induced magnetic field. And due to this, the delta value will come as a minus 1.9. And the exterior protons will show delta value as a 8.2 ppm. So दो प्रकार के सिग्नल यहाँ पर मिलेंगे. एक मिलेगा हाईली shielded सिग्नल और दूसरा मिलेगा हाईली डिशिल्डेड सिग्नल. तो इसको हम कहेंगे मैग्नेटिक anisotropy. So we can explain the magnetic anisotropic effect by taking the example of benzene, and more precisely by taking the example of this 18 aniline. So these are the important thing which you have to remember. The next point in this topic we are going to study about is spin-spin coupling. Now, what is spin-spin coupling? See, the NMR spectrum shows one signal for each kind of proton in the molecule. Okay, but in many cases, we'll see the multiplicity of the peaks. This multiplicity of the peaks in the NMR signal arises due to the spin-spin coupling. मतलब पीक जो है वो मल्टीप्लिसिटी दिखाता है. क्यों? क्योंकि स्पिन स्पिन कपलिंग होती है उसमें. अब ये स्पिन स्पिन कपलिंग क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में अभी यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं. This splitting, yani splitting of a peak, is due to the environment of absorbing proton with respect to neighboring proton. राइट. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेबरिंग प्रोटॉन की वजह से स्पिन स्पिन कपलिंग होती है. सपोज प्रोटॉन के बाजू में n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो उस n नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से पीक जो है वो n+1 स्प्लिटिंग दिखाएगा. अब इसके एग्जांपल्स जब हम देखेंगे तब आपकी ये बात समझ में आएगी, राइट. स्पिन कपलिंग इज पॉसिबल ओनली बिटवीन नॉन इक्विवेलेंट नेबरिंग प्रोटॉन्स. अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर प्रोटॉन्स, एडजेसेंट प्रोटॉन्स अगर नॉन इक्विवेलेंट है तभी वो स्पिन स्पिन कपलिंग दिखाएंगे. अगर वो इक्विवेलेंट है तो वो स्पिन स्पिन कपलिंग नहीं दिखाएंगे. तो स्प्लिटिंग विल नॉट ऑकर इफ द प्रोटॉन्स आर नॉट एडजेसेंट. पहली बात तो एडजेसेंट होने चाहिए. अगर प्रोटॉन एडजेसेंट है तभी वो स्पिन स्पिन कपलिंग दिखाएंगे, और अगर एडजेसेंट है और नॉन इक्विवेलेंट है तभी वो स्पिन स्पिन कपलिंग दिखाएंगे. एडजेसेंट है और इक्विवेलेंट है तो वो स्पिन स्पिन कपलिंग नहीं दिखाएंगे. तो स्पिन स्पिन कपलिंग अगर होती है तो वहां पर दो क्राइटेरिया है. सबसे पहला क्राइटेरिया तो प्रोटॉन जो है वो एडजेसेंट होने चाहिए, नेबर्स होने चाहिए, और दूसरा क्राइटेरिया है वो नॉन इक्विवेलेंट होने चाहिए. तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के बीच में कपलिंग नहीं होती, और अगर प्रोटॉन्स एडजेसेंट नहीं है तो भी कपलिंग नहीं होती. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. Let's see few examples where splitting is not possible. Now, see the first example. This is ethylene dichloride. Now, these two protons are adjacent protons, but they are equivalent protons. So, here splitting is not possible. Here, these two protons are equivalent protons as well as they are not adjacent. So, here also the splitting is not possible. Here, these two protons are equivalent protons and also they are not adjacent. So here also splitting is not possible. Here also these two protons are
not equivalent protons and they are not adjacent. Okay, so here is no proton. So here is also there is a no splitting. So splitting is not possible. Spin-spin coupling is not possible if the protons are not adjacent and they are equivalent protons, right? So you have to keep this in mind. अब हम कुछ एग्जांपल्स ऐसे देखेंगे कि जिसमें स्पिन स्पिन कपलिंग होती है या स्प्लिटिंग होती है। तो सबसे पहला एग्जांपल है वो है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो CH3 के प्रोटॉन्स है वो और ये जो CH2 के प्रोटॉन्स है वो ये दोनों भी एडजेसेंट प्रोटॉन है। और ये बी और सी यानी ये जो CH2 है और ये जो CH2 है ये दोनों भी एडजेसेंट है और ये तीनों भी नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है। तो यहाँ पर स्पिन स्पिन कपलिंग पॉसिबल है। अब कैसे पॉसिबल है देखो, ये जो ए वाला प्रोटॉन है इसके सराउंडिंग में दो प्रोटॉन है। तो दिस विल शो 2+1 splitting. So this A will show the triplet, we can say. Okay, so this A proton will show the triplet. So यहाँ पर ट्रिपलेट हमें मिल रहा है। अब ये जो B प्रोटॉन है उसके सराउंडिंग में यहाँ पर तीन प्रोटॉन और यहाँ पर दो प्रोटॉन है। तो 3+2+1 यानी इट विल शो द मल्टीप्लेट। तो बी प्रोटॉन विल शो द मल्टीप्लेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मल्टीप्लेट हमें मिला है। अब ये जो तीसरा सेट ऑफ प्रोटॉन है सी प्रोटॉन, इसके नजदीक में दो प्रोटॉन है। तो अगेन 2+1 इट विल शो द ट्रिपलेट। So in this way there is a spin-spin coupling occurring in the molecule. We'll see another example. This is isopropyl bromide. यहाँ पर दो प्रकार के प्रोटॉन हैं। ये CH3 प्रोटॉन और ये CH3 प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। और ये जो B है वो अलग प्रोटॉन है। तो ये A और B ये नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। तो ये दोनों सराउंडिंग में है, नेबरिंग है, एडजेसेंट है। तो ये कपलिंग शो करेंगे। अब इस बी वाले प्रोटॉन के नजदीक में ये तीन प्रोटॉन और ये दूसरे तीन प्रोटॉन, तो टोटल 6+1 यानी ये बी वाला जो प्रोटॉन है वो मल्टीप्लिसिटी दिखाएगा, राइट। तो दिस विल शो द मल्टीप्लिसिटी। एंड दिस ए वाला जो प्रोटॉन है उसके सराउंडिंग में सिर्फ एक ही प्रोटॉन है यानी 1+1। सो ए टाइप ऑफ प्रोटॉन विल शो द doublet. So in this way spin-spin coupling is occurring in the molecule in between the adjacent protons and in between the non-equivalent protons. तो आपको ये examples ध्यान में रखनी है। The next parameter which we have to study in this topic is about the concept of coupling constant. Now we'll see what is this coupling constant. The coupling constant is simply the difference expressed in terms of hertz between the two adjacent subpeaks in a splitted signal. In previous few slides, we have seen what is spin splitting, and due to the spin splitting, signals gets as a triplet, doublet, or multiplet. Now, if we calculate the difference between the distance between the sub bits, then we get the value of coupling constant. This is measured in terms of hertz and represented by the symbol capital J. Now, consider one example to illustrate what is coupling constant. Consider the example of 1,1,2 trichloroethane. So this will be the structure of this compound. So you can see here that there are two different types of the protons which are present over here. Okay, so let's see. This is the proton Hb and this is the proton Ha. Now these two are the non-equivalent protons, and another thing is these two are the adjacent protons, so they can couple with each other. So these two protons can couple with each other. So if these two protons couple with each other, then what kind of splitting pattern we can get, that can be illustrated over here. So if you see the value of coupling constant between these two protons, Ha and Hb, then it is 6.1 Hertz. Now, how it is calculated, that we will see by this pattern. So consider this splitting. Now, these Ha protons are having one adjacent proton, so they can show 1+1 as a doublet. So this peak is for the Ha proton. So this is the doublet for this Ha protons. And if you find out the distance between these two peaks, sub peaks, then it is found as a 6.1 Hertz. So the difference between this peak and this peak, this value is known as the coupling constant between these two peaks. Similarly, if we see the splitting pattern for this Hp proton, then as it has two adjacent protons, so it can show a triplet, and the value of that triplet is 5.76 ppm. This is the delta value for this proton. Now, if you see the difference between these two
peaks, this peak and this peak, then it comes as a 6.1 hertz. Again, if we see the difference between these two peaks, then it comes as a 6.1 hertz. So we can say that here the J of AB is equal to 6.1 hertz. So this value is known as coupling constant. Now, what information we will get from this coupling constant, that we will see. See, the coupling constant does not depend upon the external magnetic field. This is a very important thing, that it is not depending on the external magnetic field. Hence, the value of J will remain same if the spectra is taken on two different NMR instruments of varying strength. So, for example, if the NMR spectrum of the same compound is taken on 100 megahertz instrument, and then we have taken the same NMR spectrum on 300 megahertz, then this coupling constant value will remain the same. It will not change. But if the two signals are of two different kinds of proton, then that value changes, because this is not the splitting which is observed for the adjacent proton. You just have to remember that the coupling constant value does not depend upon the external magnetic field. Now, what information we get from the coupling constant, that is very important. We get information about, it gives information about finding whether the two close peaks are due to two different kinds of proton as the singlets, or they are due to the splitting as a doublet. Means, if the two peaks are closely associated in the NMR spectrum, and we have doubt that whether these two peaks are due to the doublet of the same set of protons, or they are singlet, which is obtained from two different protons. So this dilemma can be solved by observing the value of the coupling constant. So it is also a very important parameter along with chemical shift splitting pattern in the NMR spectrum. So we have to remember it. Now further in this slide, we will see about few typical values of coupling constant. Say for example, these two protons are the protons of alkanes, and they are having only the carbon-carbon single bond between them. So this is the free rotation around this carbon-carbon bond. So in this case, the value of J will be 7 megahertz. If we take the protons from alkene, and if these two protons are adjacent protons, and if they are cis protons, then the value of J is 10 megahertz. If these two protons are trans protons, then the J value is 50 megahertz. If these two protons are geminal proton, that means both the protons are present on the same carbon, then the value of J is 2 megahertz. Okay. And if benzene is there, then if we consider the orthoprotons, then the value of J is 8 megahertz. So another important thing or information we get about the types of proton is the difference between the protons. So J value gives idea about the distance between the two protons. See here, for example, in this cis proton, the J value is 10, and in trans proton, J value is 15. That means in trans proton, these two protons are away from each other as compared to the cis protons. Similarly, logically, if the protons are present on the same carbon, then the distance between these two protons are less, and we found J value as a 2 megahertz. Okay, so J value gives information about the distance between the two protons. That is also the important thing which we get from the NMR spectrum. Now, in this slide, we will see about the proton exchange experiment, or we can say applications of D2O exchange in NMR spectroscopy. The protons attached to the heteroatoms like oxygen and nitrogen exchange rapidly with the acidic impurities present in the medium. So if the proton is attached to the heteroatom, then that proton can be exchanged by the acidic impurities which are present in the medium. Say for example, protons of acid, alcohols, amines, amides, thiols, they exchange rapidly with the acidic impurities, and hence due to this proton, there is a no coupling observed with the neighboring protons. Hence, they can give the only the signal. अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऐसे हेटेरोएटम के ऊपर प्रोटॉन है, तो वो प्रोटॉन एडजेसेंट कार्बन के प्रोटॉन से कपल्ड नहीं होगा, क्योंकि जो हेटेरोएटम के ऊपर का जो प्रोटॉन है वो एसिडिक इम्प्यूरिटीज जो रहती है मीडियम में उसके साथ एक्सचेंज होगा. So that proton will not be available for coupling with the adjacent or neighboring protons. So this proton can give only the singlet. Okay. Now, due to this rapid exchange, their signal position is also not certain. So, what happens due to the exchange with acidic impurities? Say, for example, OH proton is observed in between the chemical shift values 2 to 4. So, we cannot say what is the correct value of chemical shift for the OH proton, because it can vary from 2 ppm to 4 ppm.
Similarly, if the proton is attached to nitrogen, then the chemical shift value of this proton may vary from 5 to 8, and this depends upon the solvent, purity, structure, and impurities, all these things. Now, we'll see one example here. Consider the molecule of ethyl alcohol. Now, in ethyl alcohol, there are three kinds of protons. Say, for example, this methyl proton, then methylene proton, and the proton from the hydroxy group. Now, this methyl proton has two surrounding protons, so it can show a triplet. Okay. Then this methylene proton has three proton of methyl and one proton of oxygen in the surrounding. But these two protons of methylene will couple with this methyl proton, but they will not couple with hydroxy proton because this proton is uncertain. It can exchange with the water impurity, acidic impurities present in the medium. So if you see the delta value, then methyl proton will show 1.2 delta value, then methylene proton will show 4 delta value, and this hydroxy proton will show 5.3 delta value. Now, due to spin-spin coupling, as I said earlier, this methyl proton will give triplet due to adjacent protons B, and hence coupling and splitting of this methyl proton can be explained. Similarly, this methylene proton can couple with methyl proton and give a quartet, but they will not combine with this OH. Therefore, signal due to hydroxy group will be only the singlet. This hydroxy group proton will also not couple with methylene proton, so it will give the singlet. The signal due to methylene will show a quartet, and quartet means three methyl proton plus one. That means it will show quartet, but this will not coupled with OH proton. If this coupled with OH proton, then it must show the multiplet, but actually it shows quartet. That means this methylene proton is coupling only with methyl proton and it is not coupling with the hydroxy proton. So this thing we have to remember. Now, presence of this group can be detected by addition of few drops of D2O, that is deuterated water. Now, if we have to confirm whether the given signal is due to these labile protons or not, then this can be detected by using the deuterated water. So, D is nothing but deuterium, which is the isotope of proton hydrogen. So, it can exchange with the protons instead of H. D can be added over here if we added few drops of deuterated water into the solution. So this OH proton, NH2 proton, SH proton, and COH proton can be exchanged by the deuterium. Now, what happens if these protons are exchanged with deuterium? This results in disappearance of the EMR signal for these groups, and appearance of signal for HOD is around 5. Okay, so this protons signal will get diminished if we exchange this proton with the deuterium. To study this deuterium exchange technique, what we have to do, we have to take the two spectra, okay, one with sample dissolved in solvent without deuterated water, and another with sample dissolved in the same solvent but with few drops of deuterium. So if we do this, then what happens? The protons will get replaced by the deuterium, and by comparing, if it is observed that certain signals are diminished or totally disappear from their position, then we can confirm that that signal can be due to the labile protons like OH, NH2, SH, etc., due to which the deuterium exchange is possible. So this technique is known as deuterium exchange technique, and this can be used to identify the signals due to the labile protons like protons attached to OH, proton attached to NH, proton attached to COH, proton attached to SH like this. So this technique is very helpful for simplifying the NMR spectrum and identifying the signal due to the labile proton. Now, in continuation to this earlier deuterated water exchange experiment, we have to see now what is deuterium labeling. So, let's see the deuterium labeling. Why this deuterium labeling is needed? Because this method is used to simplify the NMR spectrum for its easy interpretation. Now, how deuterium labeling makes the NMR spectrum easier or simpler, that we will see now. See, deuterium is having a very small kinetic moment than proton, and hence it can give NMR signal by much higher energy absorption. Okay, therefore it will not give any signal in the PMR spectrum. So if we replace the proton by deuterium, then the signal due to that proton will be diminished from the PMR spectrum because the high energy is required for the deuterium. So further, the coupling with that proton is also very weak, and hence neighboring deuterium does not split the proton. So if you replace the proton by deuterium, that deuterium will not couple with the adjacent proton. So now, therefore, the PMR spectrum will get simplified. Okay, so it will be possible to find out which proton gives which particular peak.
This method is called as deuterium labeling method. See, we'll take one example here so that the things will get simplified. Say, for example, this is the compound CS3, CH, CS3, CS3. Now, here two kinds of protons are there. These three methyl protons of each methyl groups are the equivalent set of protons, and this proton B is another type of proton. So there are two types of protons. So these nine protons will give a doublet because they are the adjacent proton to this CH. So these nine protons will give n plus 2. That means 1 plus 1. That is doublet. Okay. And this B proton is having nine protons surrounding to it. So it will show the multiplet. Now, if we have to simplify this spectra and we have to identify whether the doublet is due to the A proton or whether multiplet is due to B proton, if we have to simplify this, then we will replace this proton by the deuterium. Now here in this case, we have replaced the H by D. Now here again, there are two types of the protons. So this is the A proton and this D is another type, that is deuterium. Now as we have replaced the proton by deuterium, this methyl proton will not couple with this D. Okay. So due to this, what happened? These nine protons will give only the singlet because they will not couple with this deuterium, and the deuterium will not give any signal because as I earlier explained that it will require high energy, so it will not give any signal in the PMR spectrum. So this technique is known as deuterium labeling method, and this deuterium labeling method is used to find out which proton gives which particular peak, and hence we can simplify the PMR spectrum by using the deuterium. So this is the very useful technique for making the spectrum easy for its interpretation. Now, coming to the end, to the theoretical aspects of this nuclear magnetic resonance spectroscopy, we'll see what are the applications of PMR in structural determination. As I said earlier, that NMR spectroscopy is very important in determining the structure of organic compounds. So, what features of spectrum use what kind of information in the NMR spectrum, that we will see in this slide. So, let's see first of all, from the number of signal, we get the information about the what kind of protons are present in the molecule. Okay, so these are the features of spectrum, and from the particular feature, what kind of information we get from the NMR signal, that is we are going to summarize over here. Okay, so the number of signal के ऊपर से हमें क्या information मिलेगी कि कितने प्रकार के प्रोटॉन है मॉलिक्यूल में, right? Then from the position of signal, we get information about the nature of protons, or you can say electronic environment of that protons. Okay, कहाँ पर आया है NMR स्पेक्ट्रम उस पर्टिकुलर प्रोटॉन का, तो उस पोजीशन से हमें ये पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोटॉन इट इज, दैट मींस व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप्स व्हिच आर प्रेजेंट टू द सराउंडिंग. So that information we get from the position of signal. From the intensities of signal, that means area under the signal, we get information about the number of protons of each kind. Okay, तो number of signal से तो हम हमें पता चल गया कि कितने प्रकार के प्रोटॉन है मॉलिक्यूल में, राइट? और पोजीशन ऑफ सिग्नल से हमें ये भी पता चल गया है कि उस प्रोटॉन का नेचर कैसा है. लेकिन सिग्नल की इंटेंसिटी से हमें पता चलेगा कि एक प्रकार के कितने प्रोटॉन है मॉलिक्यूल में. ओके, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ ईच काइंड्स, दैट वी गेट इंफॉर्मेशन. And lastly, from the splitting of signal, we get information about the environment of protons with respect to other protons. Means अब किसी प्रोटॉन का अगर सिग्नल है तो उस सिग्नल से हमें, उस सिग्नल की स्प्लिटिंग से हमें ये पता चलेगा कि उसके बाजू में या फिर उसके एडजेसेंट में जो प्रोटॉन है उसका इन्वायरमेंट कैसा है, वो हमें पता चलेगा. और हमने कपलिंग कांस्टेंट के बारे में भी पढ़ा है, तो कपलिंग कांस्टेंट से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी कि स्प्लिटिंग होने के बाद जो सब पीक्स है उसमें का डिफरेंस जो है, डिस्टेंस है, उसकी इंफॉर्मेशन कपलिंग कांस्टेंट से हमें मिलेगी. और उस डिफरेंस से हमें ये पता चलेगा कि उन दोनों प्रोटॉन के बीच में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है. So these are the applications of this PMR spectroscopy in structural determination. So from this summary, from this feature of spectrum, you will realize that how important this technique is for organic chemistry, because it will provide a very vital information in determining the structure of organic compound, whether it may be a known compound or whether it is a unknown compound. So this is very, very important tool which has been used throughout the world by organic chemists for structural elucidation. Now, coming to the end of this topic, we have to solve some problems based on IR spectroscopy and NMR spectroscopy. So we need to remember few values of stretching frequencies of IR and chemical shift values in NMR. So let's see a few tables which we have to remember for solving the problems based on NMR and IR. So these are the
characteristics infrared absorption frequencies. Now we have to remember here the stretching frequencies. There are many bending frequencies, but particularly you have to remember the stretching frequencies. So you can see here for alkanes, the stretching frequency is in between 2850 to 2960 centimeters. So this value you have to remember. If symmetrical bending is here, then it varies from 1370 to 1380. And these two values are for unsymmetrical bending, that is 1450 to 1470. If isopropyl group is there, then the value is 1165 to 1175 centimeter inverse. And if tertiary butyl group is there, then the value is 1245 to 1255. So these are the vibrational frequencies for alkanes. If alkene is there, then if carbon-carbon double bond is there, and for stretching vibration, the value is from 1600 to 1650. And if bending modes of vibration is there, then it comes as a 700 to 1000 centimeter inverse. In case of alkynes, for stretching vibrations, the value is 2190 to 2260. For CH, the stretching frequency is 3310 to 3300, and for bending vibration, it is 600 to 700. If aromatic hydrocarbon is there, then carbon-carbon single bond stretching frequency is 1500 to 1600. Carbon-carbon stretching frequency for ring, it is 1470. For aromatic hydrogen, it is 3000 to 3100. And for bending, it is in monosubstituted system, it is 690 to 770. For orthodisubstituted, it is 730 to 770. For meta-disubstituted system, it is 680 to 810. And for para-disubstituted system, it is 790 to 850. So you can realize here that by observing the values of IR frequency, you can determine the substitution pattern in benzene. That was one of the application which we have seen in IR spectroscopy. Then if alkyl halide is there, then CF stretching frequency is 1000 to 1100. CCl stretching frequency is 700 to 750. CBr stretching frequency is 500 to 600. CI stretching frequency is 500. If alcohols are there, then OH stretching frequency is 3200 to 3600. Then for CO, the stretching frequency is 1000 to 1200. For ether, CO unsymmetrical stretching frequency is 1060 to 1275. For aldehyde and ketone, carbonyl stretching frequency is 1690 to 1725. It is very important you have to remember because a lot of problems are based on this carbonyl stretching frequency. If aldehyde group is there, then stretching frequency is 2690 to 2830. For carboxylic acid, the carbonyl stretching frequency is 1700 to 1725. Okay. For amines, it is 3300 to 3500. For NH, it is 1600 to 1640. For aliphatic amines. For aromatic amines, it is 1560 to 1650. Okay. And if nitriles, that means C triple bond N is there, then stretching frequency is 2100 to 2260. And for mercaptan, that is SH, the stretching frequency is 2550 to 2600. So these are the important characteristics IR frequencies which you have to remember if you want to solve the problems speedily. So remember these frequencies. Now further we'll see what is the range of proton chemical shift values in NMR spectroscopy. Friends, this table is very important. You have to remember this table as it is so that it will become very easy to solve the problem. See, if alkanes are there, then for methyl protons, the delta value ranges from zero point 0.8 to 1 ppm. For methylene proton, the delta value ranges from 1.2 to 1.4, and for methyl proton, delta value ranges from 1.4 to 1.7. So you can observe that in alkanes, delta value is below 2 ppm. Now, in case of alkenes, if vinylic protons are there, then the delta value is 4.6 to 5.9. And if allylic proton is there, then delta value is 2.1 to 2.6. If alkyl proton is there, acetylenic proton is there, then its delta value is 2.5 to 3.1. And if aromatic system is there, then aromatic protons delta value is in between 6 to 9.5. And for benzylic proton, delta value is 2.2 to 2.5. In case of alkyl halide, the proton delta value is 3.1 to 3.33 if iodide is there. If bromide is there, it is 3.4 to 3.6. If chloride is there, then it is 3.6 to 3.8. In case of ether, the alpha proton chemical shift value is 3.3 to 3.9.
In case of alcohols, if aliphatic hydroxyl group is there, then the value is from 1 to 5 ppm. And if phenolic OH is there, then the value is from 4.5 to 7.7. If aldehydic proton is there, then its chemical shift value is 9 to 10 ppm. If carboxylic acid proton is there, then its chemical shift value is 10.5 to 12 ppm. For amine proton, amino proton, the delta value is 1 to 5 ppm. And for amide protons, delta value is 5 to 8 ppm. So if you have to solve problems easily, then you have to remember all these delta values featuring the typical protons like methyl, methylene, methyl, vinylic, allyl, benzylic, aromatic, and so on. So you have to remember this table for effortlessly solving the problems based on NMR. Okay. Now, after studying about the various important IR stretching frequencies and the value of chemical shift for different types of protons, we are at the end of this topic and we are now dealing with the problems of structural elucidation of simple organic compounds. Now, in this, first of all, we have to see how to find out the index of hydrogen deficiency. In short, we can call it as IHD. Now, why this index of hydrogen deficiency is calculated, is to be calculated because by calculating the ISD, we can tell from the molecular formula that how many multiple bonds are there in the molecule or how many rings are there in the molecule, how many rings are involved in the molecule. So this will help in determining the structure of molecules. So it will give idea about the number of multiple bonds and ring systems which are present in the molecule. Now, if molecule is having one double bond or one ring, then its ISD is taken as a 1. So if अगर molecule में एक डबल बॉन्ड है या फिर एक रिंग है तो उसकी आईएसडी कितनी कंसिडर करनी है 1 कंसिडर करनी है अगर मॉलिक्यूल में एक ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी आईएसडी कंसिडर करनी है 2 अगर मॉलिक्यूल में हेटेरो एटम्स है लाइक ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन एंड हैलोजेंस देन what ISD is there so let's see if oxygen and sulfur is there then it will not have any effect on the index of hydrogen deficiency if halogens like chlorine bromidine and iodines are there then they are treated as a hydrogen in the molecular formula उसको हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना है और अगर मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन है तो उसको CH में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो पूरा की पूरा कार्बन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद हम ISD निकालेंगे so if for example CH and HY is the molecular formula then its ISD is calculated as a ISD is equal to 2x plus 2 minus y divided by 2, where x is nothing but number of carbons and y is nothing but number of hydrogen. So from this ISD, we can get information about how many multiple bonds are there in the molecule or how many ring systems are there. Now we will see few problems based on IR and NMR spectroscopy. Let's see the first problem. I will read the problem. A compound is having molecular formula C4H8O and its IR spectra is having absorption at 1720 centimeter inverse. The NMR spectra signals are there. Signal at delta is equal to 2.4 ppm, it is quartet. Delta is equal to 2 ppm, it is quartet. And delta is equal to 1 ppm, it is triplet. और हमें ये पूछा है कि find the structure. So let's see step by step how to solve such kind of problems. These kinds of problems are asked in the examination as a long answer question. So first of all, we know the molecular formula is C4H8O. Now we know how to determine the IHD. So first of all, we have to determine the IHD. So C4H8O. So we have to neglect the oxygen because we have seen that oxygen and sulfur don't have any effect on the IHD. So neglect the O. So the formula will become C4H8. Now if formula is C4H8, then how to find out the IHD? We know the formula for index of hydrogen deficiency is 2x plus 2 minus y divided by 2. तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 8 है ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें IHD की वैल्यू मिलती है 1 तो IHD अगर 1 है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि कंपाउंड में हैव वन डबल बॉन्ड और कंपाउंड में हैव वन रिंग सिस्टम सो ISD की वैल्यू 1 है तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कंपाउंड में एक आधा डबल बॉन्ड होगा या फिर रिंग सिस्टम होगी नाउ लेट्स सी द वैल्यूज ऑफ IR सो IR स्पेक्ट्रम गिव्स पीक एट 1720 सेंटीमीटर इनवर्स तो हमें याद करना है कि ये जो पीक है वो किसके लिए है तो ये पीक जो है वो कार्बोनिल ग्रुप के लिए है सो 1720 centimeter inverse is the typical frequency of carbonyl group so this compound may contain carbonyl group or it may contain C double bond OH. So the both possibilities are there.
Now, from the NMR spectrum values, in NMR, the peak we get is डेल्टा इज इक्वल टू 2.4 ppm, ये कॉर्टेट है। और दूसरा पीक हमें मिलता है डेल्टा इज इक्वल टू 1 ppm, इट इज ट्रिपलेट। तो अगर हम ये दो वैल्यू देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो वैल्यूज है वो टिपिकली मिथाइल एंड मिथिलीन प्रोटॉन के लिए है। तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसमें CH3 CH2 ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि अगर हम मिथाइल के प्रोटॉन देखेंगे तो उसके बाजू में दो मिथिलीन प्रोटॉन है। इसकी वजह से वो मिथाइल प्रोटॉन ट्रिपलेट शो कर सकता है, और ये मिथिलीन प्रोटॉन जो है वो क्वार्टेट शो कर सकता है। तो अगर हमने 2.4 ppm और 1 ppm डेल्टा वैल्यूज देखेंगे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें मिथाइल ग्रुप और मिथिलीन ग्रुप हो सकता है। अब तीसरा जो पीक है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो है डेल्टा इज इक्वल टू 2 ppm एज अ सिंगलेट। सो यहाँ पर हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो पीक है वो मिथाइल प्रोटॉन के लिए हो सकता है। तो फ्रॉम ऑल द अबव फैक्ट्स वी कैन से दैट अगर ये सारी चीजें अगर हम कंबाइन करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल में कार्बोनिल ग्रुप है, मॉलिक्यूल में CH3 CH2 ग्रुप है, और मॉलिक्यूल में CH3 ग्रुप है, और मॉलिक्यूल में इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन एफिशिएंसी 1 है। इसका मतलब एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो वो डबल बॉन्ड होगा ये कार्बोनिल का डबल बॉन्ड होगा। तो ये सारी चीजें अगर हम कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है तो ये होगा लाइक दिस। सो दिस मॉलिक्यूल कैन बी CH3 CH2 C double one O CH3। So all these values indicates one structure, and that is 2-butanol. I will say another problem. Okay. Now let's see another problems based on this NMR and IR. I will read the problem. A compound is having molecular formula C6H7N. Its higher spectrum shows peaks at 675 centimeter inverse, 730 centimeter inverse, 1180 centimeter inverse, 1500 centimeter inverse, and 675 centimeter inverse. Its NMR spectrum gives peaks at delta is equal to 7.5 multiplied and delta is equal to 5.8 ppm. So predict the structure of the compound. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ISD निकालेंगे। तो आईएसडी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो नाइट्रोजन है उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा CS से। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C7H8। तो यहाँ पर X की वैल्यू 7 है और Y की वैल्यू है जो 8 है। तो आईएसडी हम कैलकुलेट करेंगे। द फॉर्मूला है 2x प्लस 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद और कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आती है 4 आईएसडी की। तो अगर आईएसडी की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि या तो फिर 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, एक रिंग हो सकती है, या फिर उसमें 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 2 रिंग हो सकती है। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अब यहाँ पर हम ये अज्यूम करेंगे कि 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं और एक रिंग हो सकती है। अगर 3 डबल बॉन्ड और एक रिंग हो सकती है तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि बेंजीन रिंग होगी यहाँ पर। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आईआर स्पेक्ट्रम जो है वो आता है 675 सेंटीमीटर इनवर्स और 730 सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये जो पैटर्न है आईआर स्पेक्ट्रम का, तो इससे एक ही बात हमें पता चलती है, वो ये है कि ये जो रिंग है वो मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। तो मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो फिर 1180 सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो CN स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है। फिर 1500 सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिंग स्ट्रेचिंग है। और 3000 सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो अरोमेटिक CH स्ट्रेचिंग है। तो ये सारी की सारी जो फ्रीक्वेंसीज है वो एक ही इशारा करती है कि उसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। अब एनएमआर का वैल्यूज अगर आप देखोगे तो एनएमआर का जो वैल्यूज है वो है डेल्टा इज इक्वल टू 7.5 ppm। सो ये एक ही इंडिकेट करता है कि यहाँ पर बेंजीन रिंग है, और उस बेंजीन रिंग की वजह से हमें ये जो पीक है डेल्टा इज इक्वल टू 7.5 ppm का वो अरोमेटिक प्रोटॉन की वजह से हमें मिल रहा है। दूसरा जो एनएमआर का पीक है वो है 5.8 ppm। हमने शुरुआत में देखा है कि मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पीक है वो अमाइन ग्रुप का होगा, अमाइन प्रोटॉन की वजह से होगा। तो अगर ये सारी बातें अगर हम कंबाइन करेंगे तो प्रोबेबल स्ट्रक्चर जो है कंपाउंड का वो होगा एनिलीन। तो अगर आप अब ये स्ट्रक्चर कंफर्म करेंगे एनिलीन का, तो ये सारा का सारा जो डाटा है आईआर और एनएमआर का वो उससे मैच हो जाता है। तो ये है दूसरा प्रॉब्लम। अब हम आगे और एक प्रॉब्लम देखेंगे और फिर ये जो चैप्टर है वो कंक्लूड करेंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो चुका है। तो और एक प्रॉब्लम देखेंगे और उसके बाद फिर ये जो वीडियो है वो कंक्लूड करेंगे। अब लास्ट का जो प्रॉब्लम है वो है सी कंपाउंड इज हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O
or it gives following spectral analysis. Its IR spectrum gives bonds at 1690 centimeter inverse, फिर 1470 सेंटीमीटर इनवर्स, 2890 सेंटीमीटर इनवर्स, 690 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 750 सेंटीमीटर इनवर्स। और हमें पूछा है कि प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पर सिर्फ आयर का डाटा दिया है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, सिर्फ इसी डाटा से हमें स्ट्रक्चर निकालना है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H8O। अब ऑक्सीजन का कुछ इफेक्ट नहीं होता आईएसडी के ऊपर, तो इसे हम C8H8 ही कंसीडर करेंगे। और फॉर कैलकुलेशन ऑफ आईएसडी वी कैन नेग्लेक्ट ऑक्सीजन, and then we get information that x is equal to 8 and y is equal to 8. So if we substitute this value in the formula of IHD, then the IHD comes as a 5. अब हाइयो आईएसडी है, मतलब इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, यानी कंपाउंड में हैव नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ अनसैचुरेशन एंड रिंग सिस्टम। इट मे हैव वन बेंजीन रिंग which accounts for 4 IHD and 3 डबल बॉन्ड और एक रिंग की वजह से 4 IHD हो सकती है, और उसमें और एक डबल बॉन्ड हो सकता है, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अब आईएचडी कैलकुलेट करने के बाद हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का डाटा देखेंगे। तो हमें दो बॉन्ड जो है वो 690 और 750 सेंटीमीटर के करीब मिलते हैं। इसका मतलब पक्का ये होता है कि इसे मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है। अब इसकी वजह से बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। देखो, अगला जो सिग्नल हमें मिलता है आयर में वो है 1470 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये हमें पता है कि ये ड्यू टू एरोमेटिक रिंग स्ट्रेचिंग की वजह से होता है। और एक सिग्नल है 1690 सेंटीमीटर इनवर्स के करीब, जो कि कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, और ये अकाउंट्स फॉर 1 आईएसडी। तो 5 आईएसडी जो आई थी वो 4 हो गई फॉर बेंजीन रिंग एंड 1 हो गई फॉर कार्बोनिल रिंग। और एक सिग्नल हमें मिलता है आयर में जो कि 2890 सेंटीमीटर इनवर्स के करीब आता है, और ये होगा CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मिथाइल ग्रुप। और अगर ये सारा डाटा हम कंबाइन करें, ये सारे फैक्ट्स हम कलेक्ट करें, तो हमें एक ही स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी मिलती है, और वो है एसिटोकिनोन। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो प्रेडिक्ट हो गया फॉर फ्रॉम द गिवन डाटा। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स, फ्यू रिप्रेजेंटेटिव प्रॉब्लम्स विच वी हैव सीन। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, तो यहाँ पर हम कंक्लूड करेंगे इस टॉपिक को। So we are at the end of conclusion of this topic. In this topic we have seen the basic IR spectroscopy and basic NMR spectroscopy. The concepts which are involved in this topic are very helpful for the organic chemistry students, and I hope this will be the valuable resource for your examinations and for your information in terms of spectroscopy. So I hope you have enjoyed this full topic, and lastly I will say thanks for watching the video. एंड अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि हम ऐसा कंटेंट आपके लिए फिर से तैयार कर सकें। थैंक यू।